ये आदमी अचानक महसूस करता है कि उनका जहाज अब समुद्र पर नहीं बल्कि एक डूबते हुए शहर के ऊपर तैर रहा है। उसके पैरों के नीचे एक गगनचुंबी इमारत थी जिसमें दर्जनों मंजिलें थीं। वो डर और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगता है। एक समय समृद्ध ये शहर अब केवल कुछ सबसे ऊंची इमारतों के साथ ही बचा था, जैसे कोई द्वीप जिसे पानी से बाहर उगाया गया हो। बाकी सब कुछ गहरे समुद्र में डूब चुका था। सोचो ऐसा क्या हुआ इस शहर के साथ? कौन सा प्रलय स्टील और सीमेंट से बनी इस सभ्यता को एक रात में खत्म कर सकता है? कौन सी भयानक ताकत धरती को फाड़ सकती है और इंसानों के लिए सिर्फ जीवित रहने का रास्ता छोड़ सकती है? कौन सा सूर्यास्त समुद्र की लहरों को दसियों मीटर ऊंचा उठा सकता है और तट पर जीवन को एक पल में निगल सकता है? आज मैं आपको यही नया आपदा कथानक दिखाऊंगा और नायक के साथ उस लंबे समय से प्रतीक्षित रास्ते पर कदम रखूंगा, जीवित रहने की यात्रा। और इस आपदा की उत्पत्ति हुई थी 5 साल पहले। 2 धूमकेतु जैसे किसी घातक दरांती ने धरती को चीर दिया। उस भयानक टकराव ने तुरंत आधे से अधिक धरती को आग में जला दिया। झटका जैसे सूर्यास्त की परीक्षा, हर इंच जमीन से गुजरता रहा। कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी गायब हो गई। 5 साल बीत चुके हैं, धरती अभी भी उस आपदा से नहीं उठी है। अनगिनत धूमकेतु के टुकड़े अब भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। समय बम की तरह ये किसी भी समय बिना चेतावनी के धरती से टकरा सकते हैं। जीवित बचे लोग घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी पाते हैं कि ये छेदों से भरी दुनिया इंसानों को दूसरा मौका नहीं देती। रेडिएशन हर जगह है, एक वयस्क को ये 3 मिनट में मार सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ जगहें चमत्कारिक रूप से हरी भरी हैं, जैसे आपदा कभी आई ही नहीं। उन साफ सुथरे स्थानों को ढूंढना जीवित बचे लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद बन गया। हमारा नायक जैक दूसरों के साथ एक किले में रहता है, लेकिन बाहर का माहौल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं। किले में हर कोई जानता है कि यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उस दिन जैक ने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर फिर से वीराने में कदम रखा। जैसे ही वो एक तटरेखा पार करता है, उसके सामने अचानक एक तटरेखा दिखाई देती है। जैक अपने साथियों को रेडियो में बताता है कि तट पर कुछ रक्षा जीवन नौकाएं पड़ी हैं और समुद्र के पार एक जंग लगी विध्वंसक नौका धीरे धीरे तैर रही थी। जैक नौका के नीचे से घुसता है और पूरे जहाज की तलाश लेता है। न तो कोई जरूरी सामग्री, न कोई जीवित व्यक्ति, सिर्फ कुछ शरीर थे जो पहले ही जल चुके थे। लेकिन जब वो जाने ही वाला था, उसने एक डायरी में एक बैंगनी फूल देखा। 5 साल बीत चुके थे। जैक ने उस फूल को 5 साल में पहली बार देखा। वो फूल अपनी पत्नी लारा को देता है, उसे ये जरूर पसंद आएगा। तभी हेडफोन में अचानक एक चेतावनी आती है, रेडिएशन तूफान 1 मिनट में आएगा। जैक तुरंत नौका से बाहर दौड़ता है। पीछे मुड़कर देखता है, काली तूफानी दीवार पीछे भयंकर रूप से उग्र हो रही थी। तूफान के भीतर डरावनी बिजली लगातार फट रही थी। जैक सोचने की हिम्मत नहीं करता। वो पूरी ताकत से दौड़ता है। हेडफोन में चिल्लाता है कि साथी दरवाजा पहले ही खोल दे। वो तूफान से पहले वहां पहुंचना चाहता था। दूर में किले का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन तूफान पहले ही उसके पीछे था। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, पीछे एक चमकदार धमाका होता है। जैक कूदता है और गेट की ओर भागता है। जैसे ही वो मुड़ता है, तुरंत अपने साथियों को कॉल करता है कि दरवाजा बंद कर दें। लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है। वापस लौटना खतरनाक था। सैनिटाइजेशन के बाद जैक अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारकर अपनी जगह बैठता है और गहरी सांस लेता है। अभी भी उसके दिमाग में उस दृश्य की गूंज सुनाई दे रही थी। किले की कैंटीन में जैक ने बैंगनी फूल अपनी पत्नी लारा को दिया। लारा ने फूल लिया। उसकी आंखों में रोशनी झिलमिला उठी। 5 साल बीत चुके थे। उसने भूल ही गया था कि फूल कैसा दिखता है। उनका बेटा ईथन भी उस फूल को देख रहा था। अचानक ईथन ने कहा, मैं भी बाहर जाकर देखना चाहता हूँ। जैक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने बेटे को चेतावनी दी कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है और वो कहीं भी बाहर नहीं जाए। लारा, जो ट्रेजर प्रबंधन टीम की सदस्य थी, बैठक में ये चर्चा कर रही थी कि बाहर से मदद स्वीकार की जाए। कॉन्फ्रेंस रूम में कई मैनेजर मॉनिटर स्क्रीन पर ध्यान दे रहे थे। अचानक सभी स्क्रीन चमकने लगी। अगले ही पल पूरा ट्रेजर जोर से हिलने लगा। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि भूस्खलन था। ट्रेजर के सामने एक विशाल दरार खुल गई। अलार्म बजा और पूरा ट्रेजर हिल गया। सिसकियों और चिल्लाहटों की आवाजें हर जगह थीं। जैक ने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर सप्लाई बैग उठाया और बाहर की ओर भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा लोगों की भीड़ से बंद था। सौभाग्य से जैक अक्सर बाहर जाता था और क्षेत्र की जानकारी रखता था। उसने लारा और ईथन को लेकर भीड़ के चारों ओर से भागकर पीछे के दरवाजे तक पहुंचा। पीछे का मार्ग ढहने लगा था। तीनों ने पूरी ताकत से बाहर कूदा। ट्रेजर से बाहर आते ही दृश्य और भी अराजक था। हर जगह लोग भाग रहे थे। कोई प्रोटेक्टिव मास्क पहने था, कोई बिना मास्क के। सब किसी भी दिशा में भाग रहे थे। समुद्र किनारे पर कुछ लाइफ बोट ही बचने की उम्मीद है। भीड़ समुद्र तट की ओर तैरती गई। पहली नाव पहले से ही भीड़ से भर चुकी थी। बुरा ये था कि कुछ लोग नाव पर चढ़ने के लिए हथियार बंद होकर संघर्ष कर रहे थे। नाव जोर से झुकी और जल्दी ही पलटने लगी। जैक ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और नाव के सामने की ओर दौड़ना जारी रखा। आधे रास्ते में उसने देखा कि उसका दोस्त समुद्र में कई लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था और मास्क खींचा जा रहा था। जैक और लारा ने तुरंत मदद की और उन लोगों को बचाया जो पानी में दम घुटने से जकड़ चुके थे। इस दौरान जैक का प्रोटेक्टिव मास्क छिन गया, लेकिन जैक को कोई चारा नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ अगले जहाज तक दौड़ लगाई। आखिरकार वे नाव में पहुंच गए। जैसे ही नाव रुकी, अंदर चीखें उठी, दरवाजा बंद करो। अगर दरवाजा बंद नहीं किया तो कोई भी नहीं बच सका। दरवाजा संभाल रहे लोग जोर से दांत पीसकर उसे बंद करने में सफल हुए। बाहर ज्यादातर लोगों के पास नाव में चढ़ने का समय नहीं था। वे नाव को थपथपाते हुए और चीखते हुए मदद मांग रहे थे। इस समय ईथन ने जैक को खींचा। जैक ने पीछे मुड़कर देखा। समुद्र में दर्जनों मीटर ऊंची पानी की दीवारें उठ रही थीं। जो लोग नाव पर नहीं चढ़ पाए थे, उन्होंने ये देखा और गिर पड़े। वे पीछे भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लहर एक विशाल जानवर की तरह किनारे पर मौजूद सभी को निगल रही थी। छोटी नाव जोर से हिल रही थी और आकाश घूम रहा था। कई बार उछलने और गिरने के बाद नाव स्थिर हुई। जैक ने दिशा जांची और सुझाव दिया कि वे दक्षिण पूर्व की ओर जाएं। अगर सब ठीक रहा तो वे लंदन पहुंच सकते थे, लेकिन इस विशाल समुद्र में एक छोटी बंद नाव में 1 हफ्ते तक रहना आसान नहीं था। जैक ने टेस्ट ट्यूब निकालकर हवा की गुणवत्ता जांची। उसने पाया कि हवा अच्छी थी। लोगों ने हिम्मत करके मास्क उतारे और ताजी हवा में सांस ली, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। हिमखंड गायब हो गए थे
थे और समुद्र का बहाव बदल गया था। किसी को नहीं पता था कि वे लंदन पहुंच पाएंगे या नहीं। सभी सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे। रात के समय जैक केबिन में लेटकर आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा कि कुछ हुआ या नहीं। अगले दिन दुर्घटना फिर से हुई। नाव अचानक रुक गई। इंजन खराब हो गया था। पूरा जहाज समुद्र पर तैर रहा था। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जैक इंजन कैबिन में गया और उसे किक किया। सौभाग्य से नाव की मरम्मत हो गई। रात के समय जैक और उसका बेटा आकाश की ओर देख रहे थे। पहले की आकाश गंगा गायब हो गई थी। अनगिनत पत्थर आकाश में अजीब पट्टी की तरह तैर रहे थे। कुछ दिन बाद नाव पर भोजन खत्म होने लगा। सभी भूखे थे और केबिन में इधर उधर घूम रहे थे। इसी समय नाव अचानक किसी चीज से टकराई और रुक गई। जैक ने दरवाजा खोला और देखा कि सभी इमारतें पानी में डूब चुकी थी। केवल छत पानी की सतह पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उन इमारतों से स्पष्ट था कि ये लिवरपूल था। सभी जाग गए। नाव जल्द ही जमीन के पास पहुंच गई। वे सड़कों पर चलते हुए एक नोटिस देखे, लिवरपूल छोड़ दिया गया है। जैक ने टेस्ट ट्यूब निकालकर हवा की जांच की। हवा की गुणवत्ता मुश्किल से ठीक थी, लेकिन अगर लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहे तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। उन्हें तुरंत किसी एयर रैड शेल्टर या सुरक्षित स्थान की तलाश करनी थी। इसी समय कुछ लोग अचानक दिखाई दिए। जैक ने उनका पीछा किया और ज्यादा दूर नहीं गए। सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। बहुत सारे शरणार्थी दिखाई दे रहे थे जिनकी त्वचा लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से प्रभावित थी। दूर नहीं वहाँ एक ऊंची दीवार थी। सैनिक हथियारों के साथ खड़े थे। दीवार पर एक अधिकारी ने जोर से कहा कि केवल वरिष्ठ अधिकारी पासपोर्ट के साथ प्रवेश कर सकते हैं। लारा जल्दी से अपना बैज निकाल कर उठाई। अधिकारी ने उसे देखा और सिर हिलाया। जब सभी थोड़े सहज हुए तभी जैक का दोस्त अचानक घबरा गया। उसका बैज गायब था। उसका दोस्त दीवार की ओर भागा और अपना नाम और पद चिल्लाया। दृश्य अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। सैनिक अब वहाँ नहीं थे। दृश्य पूरी तरह अराजक था। सैनिकों ने जबरदस्ती प्रवेश द्वार बंद कर दिया। जैक का परिवार अंदर नहीं जा सका। इसी समय आकाश का रंग बदल गया। एक विशाल रेडिएशन तूफान आने वाला था। भीड़ भागी। जैक अपनी पत्नी के साथ भागा। एक कार आ रही थी। जैक कार के सामने दौड़ा और रुक गया। उसने ड्राइवर से कहा कि उन्हें लंदन ले जाए। ड्राइवर ने रोशनी जलाई और हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि उसे आदान प्रदान के लिए एक घड़ी चाहिए। जैक ने अपनी घड़ी उतारी और उसे दे दी। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। जैक और लारा कार में बैठ गए और ड्राइवर का धन्यवाद किया। किस्मत अच्छी थी कि किसी ने मदद की, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। कार लंदन की ओर बढ़ रही थी। आधे घंटे ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने कार सड़क के किनारे रोक दी और कहा कि सभी बाहर उतर सकते हैं। जैक कार से उतरा, लेकिन वह लंबे समय तक बाहर नहीं रहा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक अजीब आवाज। जैक ने सहज रूप से जमीन को छुआ। पिछले अनुभव ने उसे बताया कि ये रेडिएशन तूफान नहीं बल्कि एक बड़ा संकट है। उसने ऊपर देखा और देखा कि अनगिनत आग के गोले उनकी ओर आ रहे थे। तारे गिर रहे थे। जैक और उसकी पत्नी के पास बचने की जगह नहीं थी। उन्हें आश्रय ढूंढना पड़ा। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे। आकाश में तापमान तेजी से बढ़ गया। अनगिनत आग के गोले जमीन पर गिर रहे थे। हर गिरावट के साथ आग और धूल फैल रही थी। सौभाग्य से और कोई घायल नहीं हुआ। जब सब शांत हुआ, उन्होंने कुछ उपयोगी चीजें ढूंढी और लंदन की ओर यात्रा जारी रखी। वे जल्द ही लारा की माँ के घर पहुंच गए। लारा की माँ ने अपने दामाद और पोते को देखा। उनकी आंखें लाल थीं और वे उत्साहित होकर गले मिले। माँ का घर अच्छी तरह सुरक्षित था। यद्यपि बिजली कट गई थी, फिर भी वे और अन्य लोग मुश्किल से यहाँ जीवित रह पा रहे थे। जैक का परिवार आखिरकार सांस ले सका। जब लारा आराम कर रही थी तभी उसे बाथरूम में तेज खांसी सुनाई दी। वह गई और सिंक पर खून देखा। जैक ने लारा को देखा और जान गया कि अब छुपाना संभव नहीं। उसके पास बस सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अगर खांसी है तो केवल 6 से 8 हफ्ते बचे हैं। शायद इतने बार लारा को फ्रीज करने की वजह से। जीवन के अंत में अपनी मृत्यु देखकर भी जब उसने सुना कि उसके प्रिय को केवल 2 महीने से कम समय बचा है तो वह इस क्रूर हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकी। जैक ने लारा से कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें जल्द से जल्द आदर्श स्थान ढूंढना होगा ताकि तुम सुरक्षित रह सको। अगले दिन कुछ लोगों ने लारा को विदा किया। जाने से पहले लारा ने जैक को एक पिस्तौल दी और कहा कि अपनी बेटी और बेटे का ध्यान रखना। लंदन छोड़ने और जंगल पार करने के बाद सब शांत था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हुआ। लाल कपड़ों वाली लड़की को सिर में गोली लगी और वह गिर पड़ी। जैक तुरंत कार से बाहर निकला और उसे चेतावनी दी। दूसरे व्यक्ति ने अंधेरे में कार छोड़ने के लिए चिल्लाया। सौभाग्य से जैक के पास खुद की पिस्तौल थी, वरना सभी मर जाते। शायद यह दूसरे व्यक्ति की गलती थी। जैक ने तुरंत बाईं ओर वाले व्यक्ति को मार दिया। दाहिनी ओर वाला स्पष्ट रूप से सतर्क था और आसानी से सिर नहीं दिखा रहा था। जैक ने वापस लड़ने के लिए निशाना साधा और ट्रिगर खींचा, लेकिन पता चला कि गोली खत्म हो चुकी थी। संकट के समय लारा ने मृत डाकू की बंदूक पकड़कर दूसरे डाकू को मार दिया। तीनों ने अंततः इस आपदा से भाग निकला। अगले दिन उन्होंने लड़की को दफनाया और अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़े। कार लंबी पहाड़ी सड़क पर चल रही थी। अचानक कई कारें उनके सामने रुक गईं। जैक ने कार से उतरकर ठंडी हवा में सांस ली। अचानक उसके सामने एक विशाल दरार थी। दरार ने पूरे रास्ते को काट दिया। पहुंचने के लिए उन्हें केवल चट्टान पर रस्सी वाली सीढ़ी पर निर्भर रहना था। उसके चारों ओर हवा धीरे धीरे उठ रही थी। जैक देर नहीं कर सकता। वह सीढ़ी से नीचे चढ़ा और ईथन से कहा कि यदि वह नीचे न देखे तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब जैक ने रस्सी पर कदम रखा, उसने पूरी तरह तनाव महसूस नहीं किया, लेकिन उन्हें बस आगे बढ़ना था। लारा पीछे थी और डर से कांप रही थी। वह अपने मुंह में लगातार चिल्ला रही थी। इसी समय अचानक तेज हवा आई। तीनों को क्षैतिज रूप से उड़ा दिया गया। पूरा शरीर बाहर गिरने वाला था। हवा उनके कानों में बज रही थी। चट्टान जोर से हिल रही थी। वे रस्सी पर निर्भर होने के कारण हिल नहीं सकते थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। उनके सामने एक और सरल क्लाइंबिंग लैडर थी। उन्हें अपने हाथ और पैरों का उपयोग करके इस पर लेटकर आगे बढ़ना था। जैक ने अपनी पत्नी और बेटे को पहले जाने दिया और खुद पीछे हट गया। तीनों धीरे धीरे सीढ़ी पर आगे बढ़े। हर कदम पर सीढ़ी जोर से हिल रही थी और डराने वाली आवाज कर रही थी। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। जैक के पैरों के नीचे की सीढ़ी भी भयानक रूप से हिलने लगी। बाईं ओर की सीढ़ी स्थिर होने के कारण झुकने लगी। सीढ़ी पर एक और आदमी लेटा हुआ था। वो पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने अपने आस
आसपास के लोगों को धक्का दिया। आदमी को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला, वो बस लुढ़क गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की सीढ़ी गिरने वाली है। उसने पास की सीढ़ी को देखा। जैक तुरंत प्रतिक्रिया देकर ईथन को पकड़ने की कोशिश की। लारा की मदद से उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती खींचा और दूसरी ओर चढ़ गए। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, पीछे का पुल पूरी तरह गिर गया। तीनों बहुत देर तक चलते रहे। वे थक चुके थे और आदर्श स्थान नहीं मिल पा रहा था। चारों ओर सूखी और जल चुकी जमीन थी। जीवन के कोई निशान नहीं थे। तभी उनके सामने एक बंदूकधारी आदमी आया। जैक ने तुरंत हाथ उठाए और अपने तीनों के नाम और इरादों का परिचय दिया। आश्चर्यजनक रूप से आदमी ने अपनी हथियार रख दी और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। वे अब एक शहर में पहुंच गए थे। आदमी ने तीनों अजनबियों को अपने ठिकाने में आमंत्रित किया। उन्होंने सुना कि ये लोग अपना आदर्श स्थान ढूंढना चाहते हैं। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वो स्थान सच में मौजूद है। इसे वोल्केनो कहते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचना बहुत कठिन था। सभी शक्तियों की बची हुई टुकड़ियां लड़ रही थी। मुख्य भूमि वहाँ नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो मैं एक गुप्त रास्ता बता सकता हूँ। आदमी ने एक फोटो निकाली और जैक को दी। ये फोटो पासपोर्ट की तरह थी। जिस अधिकारी ने इसे दिया वो आसानी से पार हो सकता था। ये तरीका सुरक्षित था। फिर आदमी ने जैक से चाहा कि वो अपनी बेटी टिसा को लेकर वहाँ जाए, क्योंकि केवल वहाँ वे फिर से जन्म ले सकते हैं। लारा ने तुरंत सहमति दी। कुछ लोग कार में बैठकर यात्रा जारी रखी, लेकिन जैक की खांसी लगातार बिगड़ रही थी। उन्होंने आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान खोजा, लेकिन जैसे ही वे रुके, अचानक सशस्त्र बलों का सामना हुआ और उनके हथियार सीधा उन पर ताने गए। एक सैनिक चिल्लाया, हर जगह माइंस हैं, तुम यहाँ जीवित पहुंचने के लिए भाग्यशाली हो। टिसा ने फ्रेंच में अपना उद्देश्य समझाया। सैनिक ने अपना पहरा कम किया। उस रात उसने 4 लोगों को तारों के जाले से गुजारकर युद्ध क्षेत्र के किनारे तक पहुंचाया। हर जगह गोलियों की आवाजें थी। पास के बम बार बार फट रहे थे। मिट्टी और मलबा उड़ रहा था। कुछ लोग अपनी कमर झुकाकर सैनिकों के साथ आगे बढ़े। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी और हर सेकंड ग्रेनेड गिर सकता था। जैक ने ईथन का हाथ पकड़ा और लारा पीछे थी। टिसा ने दांत पीसे और चुप रही। वे एक छेद से गुजरे और कुछ शवों के पास से निकल गए। अंततः वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए। सैनिक ने कहा, आगे बढ़ो और फोटो में दिखाए गए अधिकारी को ढूंढो, वो तुम्हें दिशा दिखाएगा। जैक ने उनका धन्यवाद किया और सूर्योदय तक आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्होंने अधिकारी का शिविर ढूंढा और पहाड़ पार किया। उन्हें वोल्केनो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने अधिकारी के बारे में पूछा तो पता चला कि अधिकारी मर चुका था। जैक के पास अधिकारी को ढूंढने और रास्ता बताने के लिए कोई विकल्प नहीं था। अधिकारी ने सुना कि जैक मर रहा है और दयालु होकर उसे एक बस की ओर इशारा किया, इसे लो, वोल्केनो पहुंचने के लिए। जैक ने अब तक बहुत कुछ सहा था। वो बस चाहता था कि अपनी पत्नी और बच्चों को बाकी जीवन में अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन आगे का रास्ता अब भी आपातकालीन स्थिति में था। अचानक एक कार फट गई। गार्ड बाहर निकले और डकैतों से टकराकर वहीं मारे गए। अन्य डकैत ऊपर भागे और सभी को कार से बाहर निकलने के लिए चिल्लाए। जैक ने लारा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें अपने बेटे को वोल्केनो ले जाना है। फिर संघर्ष हुआ। अन्य यात्री कार में डकैतों का एक समूह देख रहे थे। अराजकता में कार में 2 गोली की आवाजें सुनी गई। थोड़ी देर बाद जैक ने दरवाजा धक्का देकर बाहर निकला। लारा ने एक पल के लिए सांस ली, लेकिन जैक अब थोड़ा कठिन चल रहा था। जब उसने हाथ खोला तो सभी ने देखा कि उसके पेट में गोली लगी है। खून लगातार बह रहा था। जैक ने दांत पीसे और कहा, मैं अभी भी टिक सकता हूँ। लारा तुरंत ड्राइवर की सीट पर गई और कार चलाकर वोल्केनो की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद कार आगे नहीं बढ़ सकी। उन्हें कार से उतरना पड़ा। कुछ लोगों ने जैक को पहाड़ के ऊपर पहुंचाया। वे लंबा चलकर आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। उनके सामने वोल्केनो था। वहाँ एक चमकता हुआ हरा पेड़ और साफ लेट धूप में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपदा कभी नहीं आई हो। चारों ने मुस्कुरान दिखाई। इसी समय जैक और अधिक नहीं टिक सका। पूरा शरीर ढह गया।